हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त। तो भाई आज हम पढ़ेंगे जियोमॉर्फोलॉजी का प्रैक्टिस सेट तीसरा। ठीक है, कौन सा तीसरा? जियोमॉर्फोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का जो प्रैक्टिस सेट वो हम तीसरा पढ़ेंगे यहाँ पर। और ध्यान दें, ये जो तीसरा सेट है इतना शानदार है, इतना इम्पोर्टेंट है, जैसे पिछले सेट रहते थे बिल्कुल उसी तरीके का है। और यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, आपको ध्यान में रखना है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो बिल्कुल कंटिन्यू रहें। हम डिस्कस करेंगे आपके साथ जो सेट तीसरा है उसके बारे में फुल डिटेल से। ठीक है, तो सबसे पहले हम कंटिन्यू करते हैं अपनी जो सेट है उसको यहाँ से। सेट तीसरा है हमारा, इसका पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं आज का। ग्लोब के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना भाग परमाफ्रॉस्ट से आच्छादित है? ग्लोब के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना भाग परमाफ्रॉस्ट से आच्छादित है? तो यहाँ पर आपको आंसर दिख रहा है सीधा 5 से 10%। बिल्कुल राइट आंसर है 5 से 10%। अब हम पढ़ते हैं परमाफ्रॉस्ट होता क्या है। ठीक है, देखो परमाफ्रॉस्ट शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? एक मूलर नामक विद्वान थे, उन्होंने किया। किसने किया? मूलर ने किया। परमाफ्रॉस्ट क्या होता है? परमाफ्रॉस्ट एक ऐसा क्षेत्र होता है जो बहुत सारे सालों से, कई हजारों सालों से बर्फ़ से ढका हुआ है। एक ऐसा क्षेत्र जो कई हजारों सालों से बर्फ़ से ढका हुआ है, उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? परमाफ्रॉस्ट कहते हैं। ठीक है, और ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं। ग्रीनलैंड और जो अंटार्कटिका है वो इसके सबसे अच्छे क्षेत्र, ये ध्यान में रखना। ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका का जो मोस्टली क्षेत्र है वो परमाफ्रॉस्ट का उदाहरण है। इसके अलावा बात की जाए यदि कनाडा व अलास्का की, तो कनाडा व अलास्का का जो 50% एरिया है वो परमाफ्रॉस्ट का उदाहरण है। इसके अलावा यदि हम बात करें रूस की, तो रूस का जो 47% भाग है वो परमाफ्रॉस्ट का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके अलावा बात की जाए ग्लोब का 5 से 10% भाग ही परमाफ्रॉस्ट का विस्तार है। जो ग्लोब का 5 से 10% का भाग है वहाँ पर ही परमाफ्रॉस्ट विस्तृत है। यहाँ से मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आंसर देना। नहीं आता तो कमेंट करके बताना। जब परमाफ्रॉस्ट में कहीं कहीं पर कुछ झीलों का निर्माण हो जाता है, परमाफ्रॉस्ट में कहीं कहीं पर कुछ झीलों का निर्माण हो जाता है, उन झीलों को क्या कहते हैं ये बताना है आपको। परमाफ्रॉस्ट में कहीं कहीं पर कुछ झीलों का निर्माण हो जाता है, उन झीलों को क्या कहते हैं ये बताना है आपको। चैनल पर नए हो तो एक बार ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तेथिस सागर अवस्थिति में आ गया था। बताओ तेथिस सागर अवस्थिति में कब आया था? बहुत शानदार क्वेश्चन है। और देखो अब की बार जर्फ निकाल के रहेंगे, कॉन्फिडेंस रखो खुद के ऊपर। अब की बार जर्फ निकाल के रहेंगे, जर्फ अपनी हाथ में रहेगा, अब की बार अपनी मुट्ठी में रहेगा, बिल्कुल श्योर है। लेकिन उसके लिए आपको खुद को अपने आप पर विश्वास रखना पड़ेगा। ठीक है, और मेरे पर विश्वास रखना पड़ेगा, खुद पर विश्वास रखना पड़ेगा, अपनी पढ़ाई पर, अपनी मेहनत पर विश्वास रखना पड़ेगा। ठीक है, तेथिस सागर अस्तित्व में आ गया था भाई पैलियोजोइक काल में। किसमें? पैलियोजोइक युग के अंत में। पैलियोजोइक युग के अंत में जो तेथिस सागर था वो अवस्थिति में आ गया था। हम थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखो देखो यहाँ पर देखो कार्बोनिफेरस युग था, उसके अंत में, कार्बोनिफेरस युग के अंत में जो पेंजिया था वो दो भागों में विभाजित हुआ था। एक भाग अंगारा लैंड, दूसरा भाग गोंडवाना लैंड में। ठीक है, तो अंगारा लैंड का विभाजन कौन से काल में हुआ था? कार्बोनिफेरस के अंतिम समय में हुआ था। ठीक है, और तेथिस सागर आज से 90 मिलियन वर्ष पूर्व मतलब मेलियोजोइक युग में बंद हो गया था। ठीक है, ध्यान में रखना, यहाँ से दो क्वेश्चन बन रहे हैं आपके लिए। देखो एक तो था कि तेथिस सागर अवस्थिति में कब आया था, तेथिस सागर कब बना था? तो ये बना था पैलियोजोइक युग के अंत में। दूसरा क्वेश्चन बन रहा है तेथिस सागर बंद कब हुआ था? तेथिस सागर बंद कब हुआ था? तो ये बंद हुआ था भाई पूर्व मेलोजोइक युग में। कौन सा में? पूर्व मेलोजोइक युग में। ठीक है, ये ध्यान में रखना। और अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड अस्तित्व में कब आए थे? वो आए थे कार्बोनिफेरस युग के अंत में। अब आपको बताना है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन, आपने वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पढ़ा होगा, तो आपको बताना है कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड का विभाजन कौन से काल में हुआ था। आपको बताना है कि अंगारा लैंड व गोंडवाना लैंड का विभाजन कौन से काल में हुआ था। आंसर नहीं आता है तो कमेंट करके बताओ, मैं आंसर दूंगा आपको। ठीक है, इसके अलावा आप
मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक पड़ा हुआ है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ पर जाके मेरे को फॉलो कर लो, मैं वहाँ पर भी इसका रिप्लाई दे दूँगा आपको। ठीक है जी। सागर नित्तल प्रसार की परिकल्पना का सर्वप्रथम प्रस्तावित किसने किया था? सागर तल प्रसारण की परिकल्पना को सर्वप्रथम प्रस्तावित किसने किया था बताना है आपको। जेम्स हटन ने, हैरियस ने, डेविस ने या होम्स ने? बहुत शानदार क्वेश्चन है, मैं आंसर बताता हूँ भाई लोगों। ये किया था हैरियस ने। एक बात ध्यान रखना, सागर नित्तल प्रसारण की संकल्पना भी हैरियस मोदे ने दी थी और प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत भी हैरियस ने दिया था। ठीक है, आगे बताओ भाई। वह रेखा जो एक ही समय पर भूचाल अनुभव करने वाले स्थानों को जोड़ती है। वह रेखा जो एक ही समय पर भूचाल अनुभव करने वाले स्थानों को जोड़ती है कहलाती है आइसोसिस्मल कहलाती है, होमोसिस्मल कहलाती है, आइसोक्रोनिक कहलाती है या आइसोहेलाइन कहलाती है। यहाँ पर बताना है, बहुत गजब का क्वेश्चन है भाई, बहुत गजब का क्वेश्चन है। हर किसी को आंसर देना है, वो भी बिल्कुल सही आंसर देना है। गलत आंसर का हमें कोई ताल्लुक नहीं रखना है, बिल्कुल राइट आंसर देना है। 42 दिन बचे हुए हैं, चाहो जो कर सकते हो भाई, चाहो जो। 42 दिन में आप चाहो ना भाई, यार क्या बताऊँ, लोग यार 42 दिन में तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर नीचे आ जाते हैं, अटलांटिक महासागर को पार कर जाते हैं लोग 42 दिन में। ठीक है ना, 9 सेकंड में लोग वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देते हैं, 1 मिनट 9 सेकंड में लोग वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देते हैं। आपके लिए तो जेआरएफ है, जेआरएफ क्यों नहीं कर सकते आप? आपकी पहले से तैयारी भी है, आप बहुत बेस्ट कंटेंट पढ़ भी रहे हो, फिर क्यों नहीं कर सकते आप जेआरएफ? आप 100% कर सकते हो। ठीक है, तो आप 100% जेआरएफ निकालोगे अब की बार। तो यहाँ पर देखो, इस क्वेश्चन का आंसर दो। देखो यहाँ पर 2 शब्द हैं, सभी का मतलब बताऊँगा मैं, लेकिन यहाँ पर 2 शब्द हैं, आइसोसिस्मल और होमोसिस्मल। ये दोनों के दोनों भूकंप से संबंधित हैं। अब भूकंप में 2 प्रकार से रेखाएं बन सकती हैं। एक तो वो रेखाएं जहाँ पर एक निश्चित समय पर भूकंप आता है, दूसरी वो रेखाएं जहाँ पर एक समान तीव्रता का भूकंप आता है। 2 रेखाएं बन सकती हैं, एक तो समान तीव्रता के भूकंप वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा, दूसरा एक समान समय पर जिन जिन स्थानों पर भूकंप आता है उन सभी को मिलाने वाली रेखा। ठीक है, तो एक में तो क्या हुआ है, टाइम की बात हुई है, मैं बताता हूँ। जिन स्थानों पर एक समान समय में भूकंप आता है तो उसमें क्या, किसकी बात हो रही है? टाइम की बात हो रही है। दूसरी साइड एक समान समय पर भूकंप वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा, इसमें टाइम की बात हो रही है, समान समय। दूसरी एक समान स्पीड वाले भूकंप वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा, तो इसमें स्पीड की बात हुई है, एस की बात हुई है। ठीक है, अब आइसोसिस्मल देखो और होमोसिस्मल देखो, दोनों में से कौन से में ज़्यादा बार है? आइसोसिस्मल में से 3 बार है, होमोसिस्मल में से 2 बार है। ठीक है, तो ये से ना, आइसोसिस्मल का से वो एस से संबंधित है। ठीक है, ये ध्यान में रखना आपको। स्पीड शब्द किससे संबंधित है? से संबंधित है, और से सबसे ज़्यादा किस में? आइसोसिस्मल में। होमोसिस्मल में ओनली 2 से हैं, आइसोसिस्मल में 3 से हैं। तो यहाँ से ध्यान रखना, आइसोसिस्मल में 3 से मतलब स्पीड से संबंधित है, और होमोसिस्मल मतलब टाइम से संबंधित है। और आइसोहेलाइन और आइसोक्रोनिक दोनों के बारे में आप जानते होंगे। ये समान समय से संबंधित होता है, ये तूफान से रिलेटेड होता है कि किसी एक निश्चित समय में जिन जिन स्थानों पर तूफान आता है उनको मिलाने वाली रेखा को आइसोक्रोनिक कहते हैं। आइसोहेलाइन लवणता से संबंधित होता है, समान लवणता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। फिर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं भाई, बहुत गजब का क्वेश्चन है। यस, ज्वारीय परिकल्पना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। आपको ज्वारीय परिकल्पना, टाइडल हाइपोथेसिस के बारे में बताना है। किसके बारे में? टाइडल हाइपोथेसिस के बारे में। यह एक एकात्मिक परिकल्पना है। दूसरा, इसके प्रस्तोता ब्रितानी वैज्ञानिक जेम्स जीन्स हैं। यह फिलामेंट को सौर मंडल की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी मानता है। और आपको बताना है कौन सा सही है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। हर किसी को सही आंसर देना है। सबसे पहली बात ये ध्यान में रखना है आपको कि हर किसी को करेक्ट आंसर देना है। बताओ भाई, सही आंसर क्या होगा, आप सभी को बताना है।
बहुत गजब गजब क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ मैं यहाँ पर आपको बोलिए भाई साहब। देखो सबसे पहले मैं आपका एक कन्फ्यूज दूर करूँ। देखो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित दो प्रकार की परिकल्पनाएं थी। एक थी एकात्मिक परिकल्पना और दूसरी होती है द्वितारक परिकल्पना। जो एकात्मक परिकल्पना होती है उसमें क्या कहना होता है कि भाई जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई ना वो केवल एक तारे के द्वारा हुई है या केवल एक पिंड के द्वारा हुई है, ठीक है। और दूसरी साइड होती है द्वितारक परिकल्पना, और इनका कहना है कि भाई जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई ना वो दो या दो से अधिक तारों से हुई है, दो या दो से अधिक पिंडों से हुई है। अब एकात्मक परिकल्पना का संबंध दो विद्वानों से था। एक तो था कांट की गैसीय परिकल्पना और दूसरी थी लाप्लास की निहारिका परिकल्पना। एकात्मक परिकल्पनाओं में दो थ्योरी शामिल थी। एक थ्योरी थी लाप्लास की निहारिका परिकल्पना और दूसरी थ्योरी थी कांट की गैसीय वायुराशि गैसीय परिकल्पना। और बाकी की जितनी भी परिकल्पनाएं थीं जैसे चैम्बर्लिन और मोल्टन की परिकल्पना थी, इसके अलावा जेम्स जीन्स की जवारिया परिकल्पना थी, इसके अलावा जो भी परिकल्पनाएं हैं वो सारी सारी द्वितारक हैं, ठीक है। तो आपका ये कन्फ्यूज क्लियर हो गया। दूसरी बात, जेम्स जीन्स ब्रिटेन के एक विद्वान थे जिन्होंने ज्वारीय परिकल्पना दी थी, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना। और ज्वारीय परिकल्पना में मेन उद्देश्य था इनका मानना कि जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति है वो किससे हुई है, फिलामेंट के आधार पर हुई है। भाई बहुत गजब की बात है ये भी। कोबर का सिद्धांत बहुत डिटेल से पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा है तो अब इसकी इंपॉर्टेंट बातें मैं बताने जा रहा हूँ आपको। कोबर के भूसन्निधि सिद्धांत में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करो। बताओ भाई बताओ, कोबर के भूसन्निधि सिद्धांत में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करो। ओरोजेन, क्रेटोजेन, रैंड कैंटन, भूसन्निधि, अग्रस्थल, उपांत श्रेणियाँ। कौन सा सही सुमेलित आपको बताना है, बताओ भाई सुमेलित करके। मैं बताता हूँ मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। यहाँ पर क्या होगा, देखिए कोबर महोदय ने क्या दिया था, कोबर महोदय ने भूसन्निधि का सिद्धांत दिया था, आप सभी को पता है। और पर्वतों की उत्पत्ति के लिए सिद्धांत दिया था इन्होंने, आपको यह भी पता है। कोबर कहाँ के विद्वान थे, जर्मन के विद्वान थे। और उन्होंने किसकी व्याख्या की थी, वलित पर्वतों की उत्पत्ति की व्याख्या की थी, ये ध्यान में रखना, किसकी, वलित पर्वतों की उत्पत्ति, ठीक है। और भूसन्निधि का सिद्धांत दिया था। देखो कोबर महोदय ने एक बात बोली थी कि भाई वर्तमान समय में जहाँ पर पर्वत हैं वहाँ पर पहले क्या थी, भूसन्नतियाँ थी। कोबर महोदय ने बात बोली थी कि भाई वर्तमान समय में जहाँ पर पर्वत है ना वहाँ पर पहले भूसन्नतियाँ थी, ठीक है। और कोबर ने उन भूसन्नतियों को क्या बोल दिया, ओरोजेन बोल दिया। वर्तमान समय में जहाँ पर पर्वत हैं वहाँ पर पहले क्या थी, भूसन्नतियाँ थी। और उन भूसन्नतियों को ही कोबर ने क्या बोला है, ओरोजेन बोला है। उसके अलावा इन भूसन्नतियों के चारों ओर प्राचीन दृढ़ भूखंड थे। जो ये भूसन्नतियाँ थीं, इन भूसन्नतियों के चारों तरफ प्राचीनतम दृढ़ भूखंड थे। और उन दृढ़ भूखंडों को इन्होंने क्या बोला, क्रेटोजोन बोला, जिनको हिंदी में अग्रस्थल बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक रैंड कैंटन शब्द होता है, इसके बारे में बता देता हूँ मैं। देखो यहाँ से देखना, भूसन्निधि के दोनों किनारों पर दो सीमांत पर्वत श्रेणियों का निर्माण होता है। जब दो भूसन्निधियाँ आपस में टकराती हैं, एक दूसरे के निकटतम आती हैं, तो जब दो भूसन्निधियाँ एक दूसरे की ओर आती हैं, जब आपस में टकराती है तो क्या होता है, दोनों भूसन्निधियों के ऊपर दो पर्वतों का निर्माण होता है। ऐसे दो भूसन्निधियाँ एक दूसरे की ओर आ रही हैं और जब ये भूसन्निधियाँ आपस में टकराती हैं तो इन दोनों भूसन्निधियों पर क्या होता है, यहाँ पर एक पर्वत का निर्माण होता है, यहाँ पर पर्वत श्रेणियों का निर्माण होता है। तो इनको क्या बोलते हैं, रैंड कैंटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, रैंड कैंटन बोलते हैं। अब आपको यहाँ पर एक नई बात बतानी है कि इनका जो बीच का भाग था जो संपीड़न से अप्रभावित है, दो रैंड कैंटनों के बीच का जो भाग है जो संपीड़न की प्रक्रिया के द्वारा अप्रभावित रहता है, तो उसको क्या कहते हैं, इस मध्य वाले भाग को क्या कहा था, ये आपको बताना है। आपको बताना है क्या कहा था इसको। नहीं आता, मेरे साथ जुड़ जाओ टेलीग्राम ग्रुप में, मैं वहाँ पर बता दूंगा आपको।
चट्टानों की उत्पत्ति को निर्धारित करने में कौन सा युग्म सर्वाधिक उपयुक्त है? बताओ, चट्टानों की उत्पत्ति को निर्धारित करने में कौन सा युग्म सर्वाधिक उपयुक्त है? रंग एवं आकृति, आकार एवं भार, घनत्व एवं कठोरता, संरचना एवं गठन। दे दो भाई आंसर। चलो मैं ही देता हूँ। देखो ध्यान में रखना, चट्टानों की जो उत्पत्ति है उसको निर्धारित करने में संरचना और गठन दो का महत्वपूर्ण आधार होता है। ओ भाई कितना गजब क्वेश्चन है। भू संतुलन के बारे में किसने कहा कि वृद्ध स्तंभ कम घनत्व, लघु स्तंभ अधिक घनत्व? बताओ, ये बात किसने बोली थी कि वृद्ध स्तंभ कम घनत्व, लघु स्तंभ अधिक घनत्व? तो ध्यान रखना, ये बोली थी प्राट महोदय ने। किसने बोली थी? प्रॉट महोदय ने बोली थी। आपने पढ़ा हो तो प्रॉट महोदय ने एक डायग्राम बनाया था जिसमें उन्होंने क्या किया था, छड़ों का उपयोग किया था, ठीक है, और उनको उन्होंने पारे में डबोया था, ठीक है। आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान हो तो आपने पढ़ा हो तो डिस्क्रिप्टिव टाइप से। लेकिन यहाँ पर हम आपको बताते हैं, देखो प्रॉट महोदय ने क्या बताया था कि घनत्व और ऊंचाई में विपरीत संबंध होता है। किस किस में? घनत्व और ऊंचाई के बीच में विपरीत संबंध होता है। वो कैसे होता है कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी घनत्व घटता जाएगा, ठीक है। अब हम बताते हैं, जो स्तंभ जितना अधिक ऊंचा होगा उसका घनत्व उतना ही कम होगा, जो स्तंभ जितना नीचा होगा उसका घनत्व उतना ही अधिक होगा। बताता हूँ, पहाड़ों का घनत्व पठारों से कम होता है। जो पहाड़ों की चट्टानें होती हैं उनका जो घनत्व होता है पठारों की चट्टानों से कम होता है। पठारों की चट्टानों का घनत्व होता है जो मैदानों से कम होता है, और मैदानों का घनत्व होता है वो समुद्री की जो तली होती है उसकी तुलना में कम होता है, ठीक है। तो प्राट महोदय ने क्या बताया था कि ऊंचाई और घनत्व में एक दूसरे से विपरीत संबंध होता है। दूसरी बात, प्राट महोदय ने क्षतिपूर्ति तल या लॉ ऑफ कॉम्पेंसन शब्द का भी प्रयोग किया था। तो क्षतिपूर्ति तल की अवधारणा किसने दी थी? प्राट महोदय ने दी थी। ये ध्यान में रखना आपको। क्षतिपूर्ति तल की संकल्पना किसने दी थी? प्राट महोदय ने दी थी। विभिन्न स्तंभों का भार संतुलन रेखा पर बराबर होगा, ठीक है, यह बात आपको ध्यान में रखनी है। थोड़ा सा आगे चलते हैं भाई, बहुत गजब का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से भूगर्भिक कालों में से किसमें बार बार व एवं अधिक ज्वालामुखी क्रियाएं घटित हुई? यहाँ पर आपको बताना कि कौन सा काल था जिसमें सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी क्रियाएं घटित हुई। इस क्वेश्चन का आंसर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाओगे, चिन्ना सा एक्स्ट्रा दिमाग, मतलब एक मामूली सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हो तो 100% इसका सही आंसर दे दोगे आप, बिल्कुल 100%। मैं लिंक देता हूँ आपको, भारत में जानना है, और काली मिट्टी के रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पर। जो काली मिट्टी है ना उससे लिंक करता है इसका आंसर। अब आप आंसर दो। बेसाल्टिक चट्टानों से लिंक कर रहा है, इससे ज़्यादा मैं आपको लिंक नहीं दे सकता। तो देखो, जो ज्वालामुखी क्रियाएं थी वो सबसे ज़्यादा किस में हुई थी? क्रेटेशियस काल में हुई थी। कौन से में? क्रेटेशियस काल में। और ध्यान रखना, क्रेटेशियस काल में ज्वालामुखी क्रियाएं तो सबसे ज़्यादा घटित हुई थी, साथ ही साथ में पर्वत निर्माण की क्रियाएं भी सबसे ज़्यादा क्रेटेशियस काल में हुई थी। मोरिसोवा का टेक्टोनोजियोमॉर्फिक मॉडल संबंधित है। मोरिसोवा का टेक्टोनोजियोमॉर्फिक मॉडल संबंधित है स्थल रूप विकास से, पर्वत निर्माण से। आंसर दिख रहा है, क्यों छुपाऊँ मैं आपसे आंसर इसका। तो देखो, मोरिसोवा का जो टेक्टोनोजियोमॉर्फिक मॉडल है वो किससे संबंधित है? स्थल रूप के विकास से संबंधित है। पहली बात, टेक्टोनोजियोमॉर्फिक मॉडल मैरी मोरिसोवा ने दिया था। कब दिया था? 1975 में दिया था। और इसका संबंध स्थल रूप की संरचना, उत्पत्ति एवं उनके विकास से है। इसका संबंध स्थल रूपों की संरचना, उत्पत्ति एवं उनके विकास से है। अगला क्वेश्चन लो भाई, ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और देखो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ठीक है। 42 दिन बचे हुए हैं, 42 दिन में आपको कुछ करना है तो भाई 100%
मेहनत करो, 100% कुछ करोगे, कुछ नहीं बहुत कुछ कर सकते हो 42 दिन में। और इसके अलावा यदि आपको PDF लेनी है तो PDF भी ले लेना आप। PDF लेने के लिए मैं अपने कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर रहा हूँ 7891350470। ठीक है, इसी तरीके से मैंने पूरा कार्टोग्राफी कंप्लीट करवा दिया है, तो उसकी PDF भी आप ले सकते हो। बताओ भाई, बेसाल्ट मैग्मा द्वारा निर्मित गाढ़े काले रंग तथा महीन कणों वाला आग्नेय शैल है। मैग्मा पृथ्वी के अंदर बहुत धीरे धीरे ठंडा होता है क्योंकि वहाँ तापमान अधिक होता है। बताओ यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, सभी को बताना है। सभी को सही आंसर देना है इस क्वेश्चन का। देखो क्वेश्चन बहुत गजब का है, आंसर हर किसी को देना है। तो मैं बता देता हूँ भाई लोगों को यहाँ पर डायरेक्टली, दोनों बातें सही थी वहाँ पर। बेसाल्ट एक आग्नेय शैल है, बिल्कुल सही है, जिसका निर्माण सतह के ऊपर होता है। इसमें सिलिका की मात्रा 45 से 60% के बीच में होती है। ठीक है, दूसरी बात, लोहे की अधिकता से इन चट्टानों का रंग गाढ़ा होता है। जो बेसाल्टिक चट्टानें होती हैं उनमें लोहे की मात्रा अधिक होती है। तेज़ी से ठंडी होने के कारण इन चट्टानों में महीन कण पाए जाते हैं। क्या होता है, जब लावा पृथ्वी से बाहर निकलता है और पृथ्वी की सतह पर आता है तो क्या होता है, तुरंत ठंडा होता है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर बहुत हाई टेम्परेचर होता है और सतह पर आते टेम्परेचर अचानक बिल्कुल कम हो जाता है। तो क्या होता है, तेज़ी से ठंडा होता है, और तेज़ी से ठंडा होने की वजह से क्या होता है, इन चट्टानों में महीन कण पाए जाते हैं, बारीक बारीक कण पाए जाते हैं। मैग्मा जब पृथ्वी के अंदर ठंडा होता है तो बहुत धीमी गति से ठंडा होता है। और ध्यान रखना, जब मैग्मा पृथ्वी के अंदर ही ठंडा होगा तो कैसे होगा, बहुत धीमी गति से ठंडा होगा, धीरे धीरे ठंडा होगा। इससे क्या होगा, इन पर बड़े कणों का विकास होगा। क्या होगा, बड़े कणों का विकास होगा, उदाहरण स्वरूप ग्रेनाइट। तो ध्यान रखना, ग्रेनाइट चट्टान का निर्माण कहाँ पर होता है, पृथ्वी के अंदर ही होता है। जबकि बेसाल्टिक चट्टानों का निर्माण कहाँ पर होता है, लावा जब पृथ्वी के सतह पर आके ठंडा होता है। जब लावा पृथ्वी की सतह पर आके ठंडा होता है तो उसमें क्या होते हैं, टेम्परेचर में अचानक कमी आती है, जिससे जो कण होता है वो बहुत सी बार बारीक बारीक टुकड़ों में टूट जाते हैं। तो उनसे क्या होता है, कण बिल्कुल बारीक बारीक होता है। जबकि जब अंदर ही लावा निकलता है तो उसमें क्या होता है, टेम्परेचर में अचानक कमी नहीं आती, तो जो मैग्मा वो धीरे धीरे ठंडा होता है, तो उससे जो कण होते हैं ज़्यादा टुकड़ों में नहीं टूट पाते हैं। निम्नलिखित स्थलाकृतियों में से कौन वायु क्रिया द्वारा निर्मित नहीं है। बताओ यहाँ पर कौन सी एक स्थलाकृति है जो वायु की क्रिया द्वारा निर्मित नहीं है। बालू रोधिका है, बालू का स्पूत है, बालू की चादर है, प्रस्तरक, जालक है। बताओ, बहुत गजब का क्वेश्चन है ये, ईमानदारी के साथ है, बहुत गजब का क्वेश्चन है। मैं तो बताऊंगा ये आंसर, आप भी बता दो यार, थोड़ी सी मेहरबानी करके, कृपा दृष्टि दिखाकर। देखो यहाँ पर क्या होगा, देखो मैं बताता हूँ। बालू रोधिका का निर्माण समुद्री लहरों की निक्षेपणात्मक गतिविधि से होता है। जो बालू रोधिका है उसका निर्माण किससे होता है, समुद्री लहरों की निक्षेपणात्मक क्रिया के द्वारा होता है। यहीं से मिलान कर दो यार इसका, यहीं से मिलान कर दो, आगे मत भेजो मेरे को, यहीं से मिलान करो आप। ऑप्शन मत देखो यार, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। यदि आप ऐसे ऐसे क्वेश्चनों में ऑप्शन देखोगे तो शर्म वाली बात होती है, इज्जत की बात है। मैं बताता हूँ भाई, सबसे पहले देखो, पीटरनॉस्टर झील किस में पाई जाती है, हिमनद में पाई जाती है। ठीक है, और इसके अलावा देखो सिफ, देखो यहाँ पर एक थोड़ी सी अलग बात है, सिफ को दूसरा नाम है यहाँ पर। ठीक है, देखो मैं आगे बताऊँगा सारी बातें आपको। तो पीटरनॉस्टर झील हिमनद द्वारा बनती है, तो C2 से मिला दिया हमने, डी कन्फर्म हो गया। यहाँ पर नदी, जो पॉइंट रोधिका है, नदी के द्वारा बनता है। ठीक है, इसके अलावा बात की जाए, टोम्बोलो समुद्री लहरों द्वारा बनता है, और सिप पवन द्वारा बनती है। देखो यहाँ पर पूरे दिन भर बहुत सारी क्लास हो जाती हैं, मुँह में दर्द होने लग जाता है, मुँह थक जाता है, गला थक जाता है, सब कुछ थक जाता है, मतलब ज़बरदस्त तरीके वाली नींद आती है। ऐसे नहीं होता कई बार कि बहुत ज़्यादा फिजिकली काम कर लेता है, फिर बहुत ज़बरदस्त तरीके से नींद आती है, वो वाला सिस्टम हो जाता है पूरे दिन भर में। 6-7 घंटे के आसपास लाइव चलाता हूँ रेगुलर, तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से थक जाता हूँ। नॉन स्टॉप गाड़ी चलती है, कोई रेस्ट का टाइम नहीं मिलता। डोलाइन है, डोलोमाइट है, डोंगा है, और डाइकेंटर है। वायु अपरदित स्वरूप है,
शुष्क जलमार्ग है, खनिज है और काष्ठ उच्चावच है। आंसर दे दो थोड़ी सी मेहरबानी करके, ज़्यादा मेहरबानी करना नहीं है, थोड़ी बहुत करना है और आंसर बताना है आपको। मैं खुद मिला के दिखा देता हूँ आपको, क्या दुखी होंगे आप लोग। देखो डोलाइन, काष्ठ उच्चावच है, आपको पता है डोलाइन क्या होता है। घोलरंध्र, विलियन रंध्र, डोलाइन, युवाल, पॉल्जे, ये बढ़ते हुए क्रम में सबसे छोटा होता है घोलरंध्र, घोलरंध्र से बड़ा होता है विलियन रंध्र, विलियन रंध्र से बड़ा होता है डोलाइन, डोलाइन से बड़ा होता है युवाल, युवाल से बड़ा होता है पॉल्जे। डोलोमाइट क्या है, एक खनिज है। डोंगा क्या है, शुष्क जलमार्ग है, ठीक है। और ड्राइकांटर क्या है, ड्राइकांटर वायु द्वारा निर्मित एक अपरदनात्मक स्थल रूप है। गुटेनबर्ग असंबद्धता अलग करती है। बताओ भाई, गुटेनबर्ग असंबद्धता किसको अलग करती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर नहीं दोगे तो आपको अपने प्यार की कसम, जिसको सबसे ज़्यादा प्यार करते हो ना, दिल से लगाव है जिसका, उसकी कसम इस क्वेश्चन का गलत आंसर मत दे देना। ठीक है, ये है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इसको हमने 3 भागों में डिवाइड कर दिया, ठीक है। ऊपर क्रस्ट है जिसको हमने सी से दिखा दिया, फिर मेंटल है उसको एम से दिखा दिया, फिर कोर है जिसको हम CO से दिखा दिया, ठीक है। अब हम कलर चेंज करते हैं और कलर में जाते हैं ग्रीन कलर में, ठीक है। इनको हमने 2 भागों में डिवाइड कर दिया, ऊपरी और निचला, ठीक है। ऊपरी क्रस्ट, निचला क्रस्ट, ऊपरी मेंटल, निचला मेंटल, ऊपरी कोर, निचला कोर, ठीक है। अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं। आगे सोल्व करने के लिए हम कौन सा कलर यूज करें, हमने ब्लू कलर ले लिया, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, ये ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच में क्या है, कॉनोराइड असंबद्धता है। फिर निचला क्रस्ट और ऊपरी मेटल के बीच में क्या है, मोह असंबद्धता है। फिर ऊपरी मेटल और निचले मेटल के बीच में कौन सा है, रेपेटी है। फिर निचला मेटल और ऊपरी कोर के बीच में क्या है, गुटेनबर्ग है। और लास्ट में निचले कोर और ऊपरी कोर, लास्ट में निचले कोर और ऊपरी कोर के बीच में क्या है, लेहमैन असंबद्धता है। तो ये कौन सी है भाई, ये ऊपरी कोर है, ये ऊपरी क्रस्ट है, ये लोअर क्रस्ट है, ये अपर मेंटल है, ये लोअर मेंटल है, ये अपर कोर है, ये लोअर कोर है। अब यहाँ से समझ गए होंगे। देखो ये तो कौन सी है, जो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को अलग करती है, कौन सी है, कॉनोराइड है। फिर लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में क्या है, ये मोह है। फिर अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में क्या है, ये रेपेटी है। फिर लोअर मेंटल और अपर कोर के बीच में क्या है, गुटेनबर्ग है। और फिर लोअर कोर और अपर कोर के बीच में क्या है, लेहमैन है। तो ये है, इसको सभी को ध्यान में रख लेना आप। और ध्यान रखना, जो गुटेनबर्ग असंबद्धता है वो 2900 किलोमीटर के गहराई पर पाई जाती है, जहाँ पर पी तरंगों की गति में अचानक से वृद्धि हो जाती है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बताओ ये किसका उदाहरण है, ये किसका उदाहरण है, जाली नुमा का है, वलाकार का है, वृक्षाकार का है या अरिया का है। ये किसका उदाहरण है आपको बताना है। मैं खुद ही बता देता हूँ भाई, क्यों दुखी होते हो आप लोग। तो ये अरिया का उदाहरण है, किसका है, अरिया का उदाहरण है। ऑप्शन डी, अरिया का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, अरिया का। अरिया क्या है मैं दिखा देता हूँ। सॉरी 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 डार्लिंग, सॉरी डार्लिंग एक गाना है ना, वो कौन सा है आप याद करना। सॉरी डार्लिंग रात घनी होगी, सॉरी डार्लिंग, कुछ ऐसे गाना है। मेरे को गाना, ऐसे गाने ज़्यादा पसंद नहीं है मेरे को, ठीक है। अरिया अपकेंद्रीय अफवाह प्रतिरूप में नदियाँ एक केंद्रीय स्थान से निकलकर चारों तरफ प्रवाहित होती हैं। अरिया या अपकेंद्रीय अफवाह प्रतिरूप में क्या होता है, नदियाँ एक केंद्रीय स्थान से निकलकर चारों तरफ प्रवाहित होती हैं। 6:29, अब ज़्यादा लंबी क्लास नहीं चलाएंगे। हाँ, निम्नलिखित में से किस युग में पृथ्वी लगभग बर्फ से ढकी हुई थी। कौन सा युग था जिसमें पूरी पृथ्वी थी जो बर्फ से ढकी हुई थी। सिंपल सा आंसर है, प्लेस्टोसिन काल में। कौन से में, प्लेस्टोसिन काल में। हाँ बताओ, प्लेस्टोसिन काल में पूरी पृथ्वी बर्फ से ढकी हुई थी। प्लेस्टोसिन काल को यूरोप में 4 भागों में डिवाइड किया गया, गूंज, मिंडल, रिस, वर्म। आपको बताना है कि ये जो विभाजन का काम किया था, प्लेस्टोसिन काल को यूरोप में 4 भागों में विभाजित किया था, गूंज, मिंडल, रिस और वर्म। तो ये विभाजन का काम कौन से विद्वान ने किया था, ये बताना है आपको। जो ये विभाजन का काम था ना, 4 हिम युगों में विभाजन का काम था, ये कौन से विद्वान ने किया है, ये आपको बताना है। दूसरा आपको बताना है कि प्लेस्टोसिन हिम युग को
अमेरिका में कौन कौन से 4 भागों में डिवाइड किया गया था? जो प्लेस्टोसिन काल था उसको यूरोप में तो गुंज मिंडल रिस वुर्म में डिवाइड कर दिया गया, ऐसे ही इसको अमेरिका में भी डिवाइड किया गया था। तो आपको बताना है कि अमेरिका के कौन कौन से थे। थोड़ा सा लिंक दे देता हूँ, इलिवियोन है, विस्कोसिन है, नेब्रास्कन है और कंसास है। इनको आप क्रम से बता दो। चलो, इलिनियोस, विस्कासिन, कंसास और नेब्रास्कन, इन चारों को आप क्रम से व्यवस्थित करो। थोड़ा और डीपली पढ़ना चाहते हो तो जो ये 2 हिमयुग थे, जैसे गुंज मिंडल है, मिंडेल रिस है, रिस वुर्म है, इन दोनों के बीच का जो कालांतर था उसको क्या कहते हैं? 3 कालांतर थे यहाँ पर, एक गुंज मिंडल के बीच में था, एक मिंडल रिस के बीच में था, एक रिस और वुर्म के बीच में था। तो इन कालांतरों का क्या क्या नाम था ये भी बताओ। आप नहीं पता, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाओ, सारी बातें बता दूंगा मैं। मोनोलोवा एक सक्रिय ज्वालामुखी है, हवाई द्वीप का है, बिल्कुल सीधा सा आंसर है। मोनोलोवा एक हवाई द्वीप का सक्रिय ज्वालामुखी है। और जो सिल्ड ज्वालामुखी का उदाहरण है, किसका है? सिल्ड ज्वालामुखी का उदाहरण है। सिल्ड ज्वालामुखी की एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता बताना है आपको कि सिल्ड ज्वालामुखी की एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, आपको खुद को बताना है क्या थी सिल्ड ज्वालामुखी की एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता। ठीक है, नहीं पता, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ के मेरे साथ पूछ सकते हो। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में अंतरतारक धूल परिकल्पना को किसने प्रस्तुत किया था? बताओ भाई। अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये भाई, वरना फिर वीडियो टाइम पर अपलोड नहीं हो पाएगा। तो ध्यान रखना, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में अंतरतारक धूल परिकल्पना किसने दी थी? ऑटो शिमिड ने दी थी। ठीक है, यहाँ पर देखो, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में अंतरतारक धूल परिकल्पना ऑटो शिमिड ने दी थी, कांट ने गैसीय परिकल्पना दी थी, रसेल ने द्वितारक परिकल्पना दी थी, वॉन वाइजैकर ने निहारिका मेघ परिकल्पना दी थी। निहारिका परिकल्पना लाप्लास ने दी थी, ध्यान रखना, निहारिका परिकल्पना लाप्लास ने दी थी, निहारिका मेघ परिकल्पना वाइजैक ने दी थी, वाइजैकर ने। निहारिका परिकल्पना लाप्लास ने दी थी, निहारिका मेघ परिकल्पना वॉन वाइजैकर ने दी थी। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा आज का जो PDF वो कंप्लीट होता है। कैसी लगी क्लास कमेंट करके बताना, ज़रूर बताना कमेंट करके। और मैं प्रेजेंट टाइम में वैसे लाइव नहीं आ रहा हूँ, उसका कारण है 2। पहला, हमारा यहाँ पर टाइम भी बच रहा है, क्योंकि वहाँ पर हम थोड़ा वैसे डिस्कस करने लग जाते हैं, जिससे थोड़ा टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। दूसरा कारण, यहाँ पर नेटवर्क की प्रॉब्लम है। प्रेजेंट में मैं जहाँ पर हूँ वहाँ पर नेटवर्क की प्रॉब्लम है, तो बीच बीच में नेटवर्क रुक जाता है। फिर दूसरी बात, जैसे कोई वीडियो मैंने अब डाल दिया तो वो कल तक अपलोड हो पाता है। कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से मैं यहाँ लाइव नहीं आता। थैंक्स देखने के लिए, बाय। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम ग्रुप में भी ज़रूर जुड़ें। थैंक्स देखने के लिए, बाय।